स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या होती है हमारी माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए। तो जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती है मतलब कि इसमें चेक करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट या सैंपल बनाया हुआ है वो बैक्टीरिया फ्री है कि नहीं, या कि अच्छे से स्टरलाइज हुआ है। इसमें दो मेथड यूज होते हैं हमारे, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट न्यूक्लिएशन। सो पहले जानते हैं हम क्या होता है हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक से मतलब है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता हो, और साइडल मतलब किल करता हो। साइडल, जहाँ भी साइडल वर्ड आ जाए वहाँ मतलब किल करना। एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करता है, एक बैक्टीरिया ग्रोथ को। तो इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं हमारे, ये मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड और कप प्लेट मेथड और डिटेचेबल प्लेट मेथड। ये हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ग्रोथ को रोकते हैं। इस मेथड में हम चेक करते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा जो किल कर देते हैं, तो हम फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं कि हमारा डिसइंफेक्टेंट ने माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब्स को किल किया है कि नहीं। और चिक मार्टिन टेस्ट के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं, बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक दीज आर दोज एंटी माइक्रोबियल एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, और बी से दैट दे स्टॉप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया। और बैक्टीरिसाइडल दे आर दोज एंटी माइक्रोबियल एजेंट विच आर कैपेबल ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया। वी से दैट दे स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय किलिंग देम। ये ब्रेक जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया उसे किसके द्वारा रोकते हैं, किल करके उसे। आफ्टर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस, हम स्टेरिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं। आफ्टर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट मटेरियल वी हैव टू चेक वेदर द प्रोडक्ट मटेरियल दैट वी कैन स्टरलाइज इज ट्रूली फ्री ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म और नॉट। मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट स्टरलाइज किया है उसे हम चेक करते हैं कि वो स्टरलाइज हुआ है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ है कि नहीं है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में, ठीक है। सो फॉर दिस वी सेम टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी और दैट प्रोडक्ट विच इज नोन एज स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यही हमारी स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट कहलाती है, जिसमें हम सेम टेस्ट करते हैं स्टेरिलिटी का। द टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी आर इंटेंडेड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ वाइबल form of microorganism in pharmaceutical preparation. The test of sterility is applied according to IP, BP and USP. So इसमें क्या क्या होते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग एज पर IP के अनुसार हमारे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन। तो ये हमारे जो एज पर IP है उसमें आती है। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट स्टेरिलिटी की जाती हैं। सबसे पहले तो हमें जहाँ प्रोडक्ट स्टेरिलिटी करते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पे एसेप्टिक एरिया हो और अवॉइड करते हैं कंटामिनेशन ड्यूरिंग टेस्टिंग। वहाँ पे कोई सा भी कंटामिनेशन ना हो जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग। फिर आता है हमारा इसमें क्या क्या हम इसमें यूज करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग में, जैसे किस किस चीज़ की हम स्टेरिलिटी। तो हम इंजेक्शन की, इम्प्लांट्स की, सिरिंजेस की, बैंडेज की, ड्रेसिंग की, निडिल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट और पेरेंटल इंजेक्शन, अगर ये स्टरलाइज हुए हैं या इन पर बैक्टीरिया की ग्रोथ है कि नहीं है। और इम्प्लांट जैसे कोई डेंटल के डिवाइस जो होते हैं उनको हम चेक करते हैं, जैसे सिरिंजेस, बैंडेज, इन सब में चेक करते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ है कि नहीं स्टरलाइज करने के बाद भी। फिर फर्स्ट मेथड आता है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। मेम्ब्रेन फिल्टर, तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक में सीधा सीधा मतलब है इसमें एक मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ किया जाता है, एक किस्म का मिली पोर्स जिसे कहते हैं, मिलियन पोर्स। तो उसमें क्या होता है, जो ये किसका बना होता है, मिक्सचर ऑफ एस्टर एंड सेलुलोज की बने होता है। एक छोटा सा होता है मेम्ब्रेन फिल्टर, हम उसे पुट कर देते हैं एक अपनी फनल के ऊपर हैं। और उसका डायमीटर क्या होता है, जो पोर साइज होता है उसका 0.4 माइक्रोमीटर होता है, और डायमीटर 50 mm होता है उस फिल्टर पेपर का या मेम्ब्रेन फिल्टर का हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पर हम अपना सल्यूशन पोर करते हैं, ऊपर हम फनल लगा लेते हैं और उसमें सल्यूशन डालते हैं, और इससे पार हो जाता है सल्यूशन, नीचे क्लियर सल्यूशन मिल जाता है। इसके ऊपर जो बचता है इसको
इसी फिल्टर पेपर को हम उठा लेते हैं और फिर हम इसे हम दो तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ में डालते हैं, पहला सोयाबीन कैसीन और थायोग्लाइकोलेट में। तो जो सोयाबीन कैसीन होता है और थायोग्लाइकोलेट होता है, जो सोयाबीन कैसीन होता है वो तो उसके लिए यूज होता है हमारे फंगस के लिए, और थायोग्लाइकोलेट बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई होगी तो उसमें टर्बिडिटी आ जाती है हमारे उस कल्चर मीडिया प्लेट में हैं, जिसमें हमने वो फिल्टर मीडिया रखा था या फिल्टर पेपर रखा था, और दूसरे वाले में अगर फंगी ग्रोथ होएगी तो टर्बिडिटी आएगी। तो मतलब इससे पता चल जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर से, ठीक है। अब मेम्ब्रेन फिल्टर में यही इसमें लिखा हुआ है, जिस पर हम सॉल्यूशन के टॉप पर पार्टिकल सेटल प्रोडक्ट होते हैं उन्हें उठा लेते हैं हम, या मेम्ब्रेन फिल्टर के पीस को कट कर लेते हैं 2 पीस को, और उसे कल्चर मीडिया में रख देते हैं इनक्यूबेट 25 फॉर फंगस की ग्रोथ के लिए और 37 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। अब इसमें 3 तरह के फ्लूइड यूज होते हैं हमारे। कौन कौन से? फ्लूइड ए कौन सा होता है? फ्लूइड डिजोल्व 1 ग्राम ऑफ एसेप्टिक या पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ एनिमल, मतलब पेप्टोन हम यूज करते हैं 1 ग्राम, और फिर हम इसका सॉल्यूशन 1 लीटर वाटर में डाल देते हैं 1 ग्राम पेप्टन को, उसका पीएच रखते हैं 7.1 और स्टरलाइज कर देते हैं ऑटोक्लेव में 15 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फ्लूइड ए है। अब फ्लूइड बी क्या होता है हमारा? फ्लूइड बी एज पर आईपी, फ्लूइड डी एज पर यूएसपी। तो ये फ्लूइड बी और यूएसपी के अनुसार, आईपी के अनुसार ये तो फ्लूइड बी है, और यूएसपी के अनुसार ये फ्लूइड डी है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं अपना, अगर इसमें हम क्या करते हैं, अगर टेस्ट सैंपल कंटेन करता है ऑयल या लेथिंग प्रोडक्ट जैसे होते हैं लैक्टिन, तो इसमें क्या करते हैं हम, फ्लूइड ए है जो हमारा 1 लीटर वो वाला, और इसमें 1 ml हम अलग से पॉलीसोर्बेट मिला देते हैं इसमें, ठीक है। जो फ्लूइड ए था उसमें हम 1 ml अलग से पॉलीसोर्बेट, इसका पीएच भी हम 7.1 रखते हैं, और इसे ऑटोक्लेव में स्टरलाइज होने के लिए कर देते हैं 121.5 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, ठीक है। देन आता है हमारा फ्लूइड के ये एज पर यूएसपी है, वो आईपी थे दोनों, अब ये एज पर यूएसपी है। तो इसमें फ्लूइड के में क्या करते हैं हम, 5 ग्राम पेप्टोन लेते हैं और 3 ग्राम बीफ एक्सट्रैक्ट लेते हैं और 10 ग्राम पॉलीसोर्बेट लेते हैं, पॉलीसोर्बेट 80 हैं, और वाटर की वॉल्यूम मेक कर देते हैं हम 1 लीटर तक, मतलब 1 लीटर वाटर में 5 ग्राम पेप्टोन, 3 ग्राम बैक्टीरिया बीफ एक्सट्रैक्ट और 10 ग्राम पॉलीसोर्बेट, और पूरा सोल्यूशन की जो वॉल्यूम होनी चाहिए हमारी 1 लीटर होनी चाहिए, इसमें वाटर में मिला देते हैं पूरे साल, और इसे स्टरलाइज कर देते हैं 121 डिग्री पे और 15 मिनट के लिए, ठीक है। फिर आता हमारा कल्चर मीडिया। अब स्टेरिलिटी टेस्टिंग है, तो इसमें कैसे कल्चर मीडिया किस टाइप का होना चाहिए हमारा, तो जो मीडिया सपोर्ट ऑफ ग्रोथ मिनिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया फंगी प्रेजेंट इन पर, ऐसा मीडिया होना चाहिए जो सपोर्ट करता हो फंगस की ग्रोथ को और बैक्टीरिया की ग्रोथ को। उसके लिए क्या चाहिए हमें, सफिशिएंट मॉइस्चर चाहिए, एडिक्वेट पीएच रेंज चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन चाहिए, सुटेबल रिडॉक्स पोटेंस। अब हमारे कल्चर मीडिया भी इसमें 3 टाइप के आते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया फॉर डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी 2 टाइप के होते हैं, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, और इसका एक दूसरा वर्जन होता है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया का, जिसमें अगार प्रेजेंट नहीं होता। वो पहला होता है हमारा एरोब्स के लिए, जो एरोब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, दूसरा होता है एनारोब्स के लिए, और फिर आता है दूसरा फॉर डिटेक्शन ऑफ फंगी। अगर हमें फंगस की डिटेक्शन करनी है तो अब हम सोयाबीन कैसीन या डाइजेस्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं। अब इन सब मीडिया में हम क्या क्या यूज़ करते हैं ये देखिए टेबल के अनुसार। तो पहला आता है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, ये हमारा पहला फर्स्ट मीडिया है। इसमें हम कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लेते हैं, पहला लेते हैं L-सिस्टीन 0.5 ग्राम क्वांटिटी रहती है, और इसका यूज कहाँ होता है, कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये SH अमीनो एसिड कंटेन करता है। फिर आता है दूसरा हमारा सोडियम क्लोराइड या NaCl 2.5 ग्राम, ये आइसोटोनिसिटी के लिए यूज होता है उस कल्चर मीडिया में। आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा कि ये कहाँ कहाँ यूज होते थे, हम पहले कल्चर मीडिया बना लेते थे, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में ये यूज होते हैं। जैसे हम बीफ एक्सट्रैक्ट, मीफ एक्सट्रैक्ट, अगार, ये सब डालते थे, ये किस लिए यूज होते हैं।
और फिर आता है हमारा डेक्ट्रोस। डेक्ट्रोस हमने डाला होगा पहले कल्चर मीडिया में, तो 5.5 ग्राम डालते हैं इसमें फ्लूइड थायोग्लाइकोल मीडिया में, जो क्या काम करता है, एनर्जी सोर्स का काम करता है, ठीक है। और फिर डालते हैं हम अगार 0.75 ग्राम, ये विस्कोसिटी इनहेंसर करता है, ग्रोथ प्रमोट कर देता है, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब उसे ठोस बना देता है, ठीक है। और ईस्ट एक्सट्रैक्ट क्या करता है, 5 ग्राम क्वांटिटी लेते हैं हम इसकी, और ये क्या होता है हमारा कार्बन और नाइट्रोजन एंड विटामिन सोर्स होता है हमारे बैक्टीरिया के लिए। और इसमें लेते हैं हम सोडियम थायोग्लाइकोलेट 0.5 ग्राम, ये क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो दूसरे बैक्टीरिया होंगे उन्हें कम कर देगा। और कैसिन, कैसिन क्या होता है हमारा 15 ग्राम होता है, और ये न्यूट्रेंट का काम करता है हमारा इसमें, ठीक है। और फिर वाटर यूज होता है हमारा 1 लीटर। और ये किस लिए होता है, जो हमारा फ्लूइड ए बनाया हमने इन सब के लिए, ये किस लिए, क्लियर सोल्यूशन के लिए। जब हमें क्लियर सोल्यूशन की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी हो तब हमारा ये फ्लूइड ए या फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया होती है। फिर दूसरा होता है हमारा अल्टरनेट फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया। अगर इसमें हम अगार यूज नहीं करते हैं बट सेम क्वांटिटी रखते हैं फर्स्ट वाले की तरह, जो सब फर्स्ट वाले में वही सेम क्वांटिटी इसमें रखेंगे। क्या क्या, L-सिस्टीन, सोडियम क्लोराइड, डेक्ट्रोस, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, सोडियम थायोग्लाइकोलेट, कैसिन, वाटर, ये सब सेम इसमें रखेंगे। ये किस लिए होता है, हमारा जो अल्टरनेट होता है, ये जैसे हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया जब ग्रो हो जाते हैं बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे 4 टर्बिड सस्पेंशन विस्कस प्रोडक्ट लाइक क्रीम की जब स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी हो हमें सस्पेंशन की, तब हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है थर्ड, आता है हमारा सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडिया। ये तो आपको पता ही है, फंगस के लिए यूज़ होता है। जब फंगस की ग्रोथ चेक करनी हो हमें किसी भी प्रोडक्ट में या टेस्ट में, तब हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग में ये यूज करते हैं, सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडिया। अब इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं हमारे, इसमें होता है पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ कैसिन 17 ग्राम, ये किस चीज़ 17 ग्राम होता है हमारा। और ये किस चीज़ में यूज होता है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड सोर्स होता है ये हमारा, ठीक है। दिस इज यूजस कार्बन, नाइट्रोजन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड सोर्स। NaCl यूजस इसकी क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज 5 ग्राम एंड यूजस आइसोटोनिसिटी, ठीक है। और सोयाबीन मील क्वांटिटी 3 ग्राम एंड यूजस कार्बन, नाइट्रोजन, एसेंशियल अमीनो एसिड सोर्स, ठीक है। और डेक्ट्रोस 2.5 ग्राम कार्बन सोर्स और रिड्यूसिंग एजेंट लाइक वर्क रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर आता है लास्ट हमारा, इसमें आता है डाइवेसी पोटेशियम फॉस्फेट 2.5 ग्राम, ये बफर का काम करता है, इसमें बफर मेंटेन करता है। और वाटर लास्ट में 1 लीटर वाटर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन था, वो मैंने पहले आपको बताया था किस टाइप का होता है, यही देखिए इसमें। पहले हमने क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल को हम मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर डालते हैं, या एसेप्टिक फिल्ट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। देन फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा, हमारा पोर साइज जो होता है हमारी ऊपर, ये फिल्ट्रेशन है। अब इसका पोर साइज कितना होता है हमारा, 0.45 माइक्रोन। अब इस पे से हम अपना प्रोडक्ट सैंपल डाला हमने, ये क्लियर सोल्यूशन हो गया, 2 तरफ से डालते हैं, ठीक है। इसमें भी यही सेम मेम्ब्रेन फिल्टर है, यहाँ से फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ रखते हैं हम सोयाबीन कैसिन और एक तरफ फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट। इस तरफ हमने फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट, इस तरफ सोयाबीन कैसिन रखा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इसका टुकड़ा, एक इस मेम्ब्रेन फिल्टर का, एक इस मेम्ब्रेन फिल्टर का टुकड़ा ले लेंगे हम, और इस टुकड़े को, जो हमने ये अगार प्लेट रखी है, इसमें हमने सोडियम थायोग्लाइकोलेट और इसमें सोयाबीन कैसिन अगार रखा है, इसके अंदर डाल देंगे इस मेम्ब्रेन के टुकड़े को, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसे इनक्यूबेट कर देंगे, यही इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये मेम्ब्रेन के टुकड़े हैं, इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। फर्स्ट को फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट, सेकंड को सोयाबीन कैसिन में डाल देंगे। और फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट वाले को हम 30 to 35 डिग्री 14 डेज के लिए इंक्यूबेट कर देंगे, और सोयाबीन कैसिन को 20 to 26 डिग्री सेल्सियस पे 14 डेज के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। फिर क्या होगा, अगर माइक्रोवियल की ग्रोथ ऑब्जर्व होती है तो इसमें क्या होगा, हमारा टर्बिडिटी शो होने लगेगी हमारी अगार प्लेट के अंदर। और अगर हमारी फंगिस की ग्रोथ होती है तो इसमें भी टर्बिडिटी शो होने लगेगी। तो इससे हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है, एसेप्टिक फिल्ट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर
आफ्टर फिल्ट्रेशन कटिंग द फिल्टर पेपर इन 2 पार्ट्स, पहले ईच पार्ट ऑफ फिल्टर पेपर इन कल्चर मीडिया सेपरेटेड डायरेक्शन एरोबिक एंड एनारोबिक ऑफ फंगी incubate and observe for any bacterial growth. If bacterial growth was observed, the sample fail the sterility testing. अगर बैक्टीरिया ग्रोथ की ऑब्जर्व होता है तो हमारा क्या जो सैंपल है वो फेल है, अगर ग्रोथ नहीं होती है तो पास है हमारा सैंपल। फिर आता है मेथड बी, जिसे हम डायरेक्ट इनोकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इनोकुलेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं हमारे, जैसे एक्वा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑयली सॉल्युबल प्रोडक्ट, सर्जिकल ड्रेसिंग या स्टेरिलाइज डिवाइस ईटीसी, ये सब यूज होते हैं हमारे। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल लेते हैं। सैंपल में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, अपना पहला दो सैंपल को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक में क्या करते हैं सोडियम थायोग्लाइकोलेट, एक में सोयाबीन कैसेट। अब दोनों में ऐड कर देते हैं अपना सैंपल और उसे रख देते हैं 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे 14 दिन के लिए, और सोयाबीन कैसिन वाले को भी सेम 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 डिग्री बैक्टीरिया ग्रोथ ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर उसमें क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब में हमारे टर्बिडिटी शो होती है तो इसका मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ हुई है। अगर शो नहीं होती है, क्लियर सोल्यूशन आता है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है या फंगस की ग्रोथ हुई है और फंगस की ग्रोथ नहीं हुई है, ये शो कर लेते हैं इससे डायरेक्ट इनोकुलेशन में। तो मतलब डायरेक्ट इनोकुलेशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट एडिशन ऑफ सैंपल इनटू कल्चर मीडिया सेपरेटेड फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया फॉर ए फंगी incubate and observe for any bacterial growth. If microbial growth are observed in sample failed, अगर सैंपल में बैक्टीरियल की ग्रोथ हमें या माइक्रोब की ग्रोथ होती है तो सैंपल फेल हो जाएगा, अगर नहीं होती है तो सैंपल पास हो जाएगा। अब देखते हैं कि सैंपल फेल और पास हो जाता है तब क्या होगा। अगर पास हो जाता है तो क्या होगा, तो रोल ऑफ कंट्रोल ट्यूब इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग, मतलब इसमें जो हमारी कंट्रोल ट्यूब्स टेस्ट ट्यूब होती हैं उनका बहुत यूज होता है। जैसे टेस्ट ट्यूब 1 में हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइट न्यूट्रेंट मीडिया रखा हमने, टेस्ट ट्यूब 2 में स्टेरिलाइट न्यूट्रेंट मीडिया प्लस ऑर्गेनिज्म रखते हैं, और टेस्ट ट्यूब 3 में स्टेरिलाइट न्यूट्रेंट मीडिया प्लस टेस्ट सब्सटेंस रखते हैं। टेस्ट ट्यूब 4 में स्टेरिलाइट न्यूट्रेंट मीडिया प्लस टेस्ट सब्सटेंस प्लस ऑर्गेनिज्म रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में आफ्टर द इनोकुलेशन या ड्यूरिंग इनोकुलेशन पीरियड अगर ग्रोथ ऑब्जर्व होती है तब क्या करते हैं, और ग्रोथ नॉट ऑब्जर्व होती है मतलब ग्रोथ नहीं होती है तब क्या करते हैं, ये देखते हैं। तो अगर ग्रोथ नहीं ऑब्जर्व हुई है तो हमारा जो टेस्ट होगा, स्टेरिलिटी टेस्ट होगा, वो पास हो जाएगा। फिर हम उसे कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड पैरामीटर के द्वारा, और हमारा जो सैंपल है वो पास हो गया। एंड अगर ग्रोथ हो गई तब क्या करते हैं, कंटेनर रिजर्व एंड रीटेस्ट परफॉर्म्ड, उस कंटेनर को हम रख लेते हैं और रीटेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन कंपेयर विद स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, और ग्रोथ ऑब्जर्व होगी तो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, और जिससे हम वो प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बंद कर देते हैं या रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारा टेस्ट पास नहीं हो जाता। देन अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, हमारी जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ऑयल में, ऑइंटमेंट में, नॉन बैक्टीरियो स्टैटिक जो सॉलिड नॉट रेडली सॉल्युबल इन कल्चर मीडिया, ऐसे जहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ तो रुक गई है और वो सॉल्युबल है कल्चर मीडिया में, बट वो सॉल्युबल, ऐसी जगह पे हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं। अगर स्टेरिलाइज करने के बाद भी हमारी जो नॉन बैक्टीरियो स्टैटिक हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है या रह जाती है, तब हम इसका यूज़ कर देते हैं कल्चर मीडिया में, तब हम इसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक है, और फॉर लिक्विड प्रोडक्ट, जैसे लिक्विड प्रोडक्ट के लिए हमारा मेम्ब्रेन फ़िल्टर ज़्यादा यूज़ होता है, उससे मेम्ब्रेन फ़िल्टर के द्वारा ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फिर इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज वाइडर एप्लीकेशन ऑफ काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सारे टाइप के प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। लार्ज वॉल्यूम कैन बी टेस्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हम टेस्ट कर सकते हैं, और सब कल्चरिंग इज एलिमिनेटेड, इसमें सब कल्चरिंग नहीं करना पड़ता हमें। और डिसएडवांटेज क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है हमारी एब्जॉर्प्शन की, अगर हमने जो भी प्रोडक्ट डाला है वो सरफेस पे एब्जॉर्ब भी हो सकता है। ठीक है, हाईली स्किल्ड स्टाफ रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए, और इसके लिए हाई कॉस्ट लगती है हमारी स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए।
तो आज हमने देखा है स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या क्या होती है हमारी माइक्रोब्स की या माइक्रोबायोलॉजी में। यही हमारे हर यूनिट के अंदर है स्टेरिलिटी टेस्टिंग, तो यही सेम ही होती है सब में। हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा स्टेलाइज हुआ है कि नहीं।